मोअज़्ज़ज़ अरकान ने यहाँ पे कुछ क्लैरिटी की बड़ी अशद ज़रूरत है। इस वक्त जो मुद्दा इस अवान के सामने है, बात उस पर नहीं हो रही, बात और बहुत सारी चीज़ों पे हो रही है। सबसे पहले रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये कहना ज़रूरी है कि इख्तिलाफ किस चीज़ के ऊपर है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2007 में एक ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद 2007-10 में वो ऑर्डिनेंस एक्ट बन गया। उस एक्ट के अंदर कुछ तरामीम लाई जा रही हैं। वो तरामीम लाई जा रही हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने के तनाजुर में। उन तरामीम का मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम को लेके उसके अंदर कानून को बेहतर बनाया जाए ताकि ये जो सिस्टम के अंदर लीकेजेस हैं ये ना हो सकें। उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा कि कौन कौन से केसेस और किस किस तरह की चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। हम जरूर अपोजिशन के साथ बैठे, हमने शिकवार उनका मौकफ भी लिया, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी का मौका था या उसके अलावा था, और जो बातें लॉ को बेहतर बनाने के लिए, उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए तजवीज़ की गई, उन्हें खुले दिल के साथ हुकूमत ने कबूल भी किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मकसद असल में उन शिकों के अंदर कोई तरमीम करना या उसमें कोई बेहतरी लाना नहीं था। जिस चीज के ऊपर तनाज़ा है वो एक चीज है, और वो मैं बड़ा मुख्तसरन बताना चाहूंगा स्पीकर साहब। वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन क्लॉज में सब क्लॉज जे है, जो ये कहती है कि इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज कौन सी होंगी। उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को कौन से इदारे तहकीक कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। उसके अंदर टैक्सेशन की मद में FBI है, कस्टम्स है, बैंकिंग का इशू होगा तो FIA है, नारकोटिक्स का मामला होगा तो CNSA है, टेररिज्म होगा तो CTD है, और अगर पब्लिक ऑफिशियल्स करप्शन उसके में मनी लॉन्ड्रिंग इस्तेमाल होगी तो ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। और ये अमेंडमेंट नहीं 2010 से इस कानून के अंदर मौजूद है। ये अमेंडमेंट है भी नहीं। अपोजिशन इस वक्त ये अमेंडमेंट लाना चाहती है कि डेफिनेशन की क्लॉज में से नैब को एज इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के तौर पे निकाल दिया जाए। ये है असल में वजह जो इस वक्त जिस पे कंसेंसस नहीं है, और मैं उस वजह के ऊपर आता हूं कि क्यों कंसेंसस नहीं है। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आज अचानक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रजीम पाकिस्तान में आने के 13-14 साल बाद और इस एक्ट के 10 साल बाद ऐसी क्या चीज हुई है कि ऑल ऑफ सडन हम सबको लगता है कि हमारे बुनियादी हकूक किसी खतरे में पड़ जाएंगे। एज इफ इस मुल्क में अदलिया अपना काम नहीं कर रही, एज इफ आपको 199 में या 184(3) में कोई रिलीफ अदालतों से नहीं मिल रही। ये क्यों हो रहा है? ये आप किसी के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, आप इसके अंदर जाती तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और वो जाती तहफ़्फ़ुज़ आपको कहां से मिलता है कि अगर नैब के इस अमला के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए तो कौन से केसेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। वहां से आपको पता चलेगा कि बेनिफिशियरी कौन है इन केसेस का। जनाब स्पीकर, इस वक्त आज से सिर्फ 10 रोज पहले जिस वक्त हम ये निगोशिएट कर रहे हैं कि ये बिल पास और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकले और ब्लैक लिस्ट की तरफ ना जाए, एक मुकदमा नैब का रेफरेंस फाइल हुआ है जिसको पूरी कौम जानती है TT के रेफरेंस के नाम से। TT केस में क्या हुआ जनाब स्पीकर? मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, कोई पापड़ वाला है मंजूर, वो हुक्मरान खानदानों के घरों के अकाउंट्स के अंदर पैसे भेज रहा है। जो बंदा आज तक कराची से आगे नहीं गया वो लंदन से और दुबई से पैसे भेज रहा है। अब अगर हम इस कानून के अंदर से अगर आज बड़े अच्छे बन के इसमें से नैब को ओमिट कर दे, जो खुद आपकी हुकूमतों ने डाला है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब स्पीकर। उसके बाद जनाब स्पीकर दूसरे बेनिफिशियरी का नाम सुने। इस अमेंडमेंट के पीछे दूसरा बेनिफिशियरी कौन है जनाब स्पीकर? दूसरा बेनिफिशियरी बनता है फेक बैंक अकाउंट्स का, जहां पे फालूदे वाले के अकाउंट में से अरबों रुपए निकलते हैं और फिर वो टीवी के ऊपर बैठ के बड़े फख्र से कहते हैं कि आपको साबित करना पड़ेगा कि फालूदे वाला, मैं उसको पकड़ा, उसको लेके गया, मैंने उसका अकाउंट खुलवाया और उसमें पैसे डाले। इस मुल्क में इदारों का इस्तेसाल इस तरह से हुआ, इदारों को तबाह बर्बाद किया गया।
جتنے اس ملک کے اندر ادارے جنہوں نے واچ ڈاگ کا رول ادا کرنا تھا، چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، ایس سی سی پی ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا. یہ تمام کیسز جناب اسپیکر، یہ تمام انویسٹیگیشنز تب سٹارٹ ہوئی ہیں جب ان اداروں کو آزاد کیا گیا ہے. ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ نیب کے پاس، اور یہ بڑی مزاحیہ بات ہے کہ نیب کے پاس منی لانڈرنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. جناب اسپیکر، اگر صلاحیت نہیں ہے تو منظور ٹی ٹی والے کا کیس کیسے انہوں نے سارا یہ دریافت کر لیا آپ کے بارے میں؟ کس طرح سے آپ نے پوری یہ ایک امپائر کھڑی کی؟ کس طرح سے آپ کے چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھ کے منی لانڈرنگ ہوتی رہی جی این سی نامی کمپنی کے اوپر؟ کس طرح سے کرامت مسیح جو آپ کی ذاتی کمپنی کے اندر 18,000 روپے کا ملازم ہے، اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں اربوں روپے کے پیسے جمع کراتے رہے اور آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ جمع کراتے رہے. تو مقصد یہاں پہ امینڈمنٹ لانے کا یہ نہیں ہے کہ کوئی سلامتی کی چیز کرنا چاہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ قانون سازی کریں. حکومت کھلے سے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے اور آپ ہر مناسب اور جائز بات مانے گی، ذاتی مفاد کی بات نہیں مانے گی. تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو. نو آئی پٹ ایک منٹ، یہ پٹ صرف یہ امینڈمنٹ موو کرتے اس کے بعد دیتا ہوں جی. دا کوشچن ڈیٹ امینڈمنٹ موو کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں. دیتے آپ کو. یہ ایک منٹ کر کے نکال دی، ایک کرتے جی. نہیں، 2 منٹ جی. Now I put the class 3 to the house. The question date class 3 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those in say no. I think ayes have it and consider class 3 stand part of the bill. جی جی کون سے آپ کا جی. میں آپ کو موقع ہے تو اس طرح نہ کریں، میں آپ کو دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں آپ کو. آپ 2 منٹ ویٹ کر لے تو جی. جی Now I put class 2. یہ کر کے میں کر دے دیتا ہوں جی. Now I put class 2. The house. The question date class 2 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those in say no. I think ayes have it and consider class 2 stand amendment that not bill. جی پلیز آپ بات کر لیں ادھر. پلیز حوصلے سے کر رہا ہوں نا، آپ کو دے رہا ہوں نا جی. شاید حق الباسی پلیز حوصلے سے پلیز جی پلیز.